चलिए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रजनन। तो बैक्टीरिया जो है 3 तरीके से प्रजनन कर सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव मतलब वर्धी प्रजनन। जितने भी छोटे छोटे जीव हैं वो सब ज्यादातर वेजिटेटिव या वर्धी प्रजनन करते हैं। एसेक्सुअल का मतलब होता है जहाँ पर अलैंगिक बोलेंगे, जहाँ पर जनरली स्पोर वगैरह से रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल मतलब कि जहाँ पर जैसे प्लांट में अगर हम देखेंगे तो जहाँ पर एंथर या ओवरी इन्वॉल्व होती है उसको बोलेंगे। यहाँ पर भी बैक्टीरिया के अंदर 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। एक एक करके देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी प्रजनन, इसके अंदर हमको कुछ तरीके दिए हुए हैं, 2 तरीके दिए हुए हैं। एक को कहते हैं बडिंग और दूसरे को कहते हैं बाइनरी फीजल। ठीक है, एक क्या कहलाएगा बडिंग, एकदम सिंपल है, आपको पता है। और दूसरा है बाइनरी फीजल। बाइनरी फीजल, ठीक है। बडिंग मतलब हिंदी में होता है मुकुलन, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस विधि में जीवाणु कोशिका से अतिवृद्धि निकलती है, जिसमें केंद्रकी पदार्थ और कोशिका द्रव्य का कुछ भाग आ जाते हैं और यह बर्ड का रूप ले लेते हैं और यह मुकुल मात्र कोशिका से पृथक होकर नई कोशिका बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे राउंड शेप का बैक्टीरिया है, ठीक है। जब इसको बडिंग करना होगा तो क्या होगा, इसमें छोटा सा इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, इसमें छोटा सा इस तरह से बर्ड टाइप का स्ट्रक्चर निकल जाएगा। ठीक, इस बर्ड टाइप के स्ट्रक्चर में कुछ पोर्शन डीएनए की और कुछ साइटोप्लाज्म चल जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा और ऐसे बड़ा हो जाएगा और कुछ समय बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये बर्ड के रूप में जो अलग हुआ वो भी क्या बना लेगा, आगे चल के नया बैक्टीरिया बना लेगा। ठीक, इसको कहते हैं बडिंग या मुकुलन। दूसरा है जिसको कहते हैं द्विभाजन या बाइनरी फिजन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो प्रजनन है ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जीवाणु कोशिका असूत्री विभाजन एमायोटिक डिवीजन द्वारा दो कोशिका पुत्री में विभक्त हो जाती है और दोनों अलग अलग नए सेल के भांति काम करते हैं। तो कैसे होगा, जैसे आपके मान लीजिए इकोलाई है, इकोलाई जनरली इससे ही डिवाइड करता है। ठीक है, इस तरह से इकोलाई है, फिर धीरे से इनके बीच में इस तरह से एक नॉच बनेगा और ये थोड़ा ऐसे बढ़ते जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और फाइनली ये हमको इस तरह से 2 कोशिका में विभाग दिखाई देगा। तो बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विविभाजन, बीच से 2 भागों में टूट जाना। तो जब ऐसा होने वाला रहता है तो इसका जो डीएनए होता है, इसका डीएनए का पहले रेप्लिकेशन होगी, ये 2 डीएनए होता है, दोनों डीएनए अलग अलग भाग में इस तरह से पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसका भी डिवीजन होता है। बैक्टीरिया को इतना पूरा करने में सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं, मतलब डीएनए का वो रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन करने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या होगा, 2 भाग में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, कौन से वाले, वेजिटेटिव या वर्धी प्रजनन के। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है। एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एक क्वेश्चन पूछेगा इस यूनिट से कि बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक और उसकी संरचना को बताइए 10 नंबर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को बताइए 10 नंबर। और तीसरा साइनोबैक्टीरिया को बताइए 10 नंबर। तो 3 बड़े क्वेश्चन इस यूनिट में यही बनते हैं। ठीक, तो अगर रिप्रोडक्शन पूछेगा तो आपको यही से शुरू करना है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, 3 में पहला है उसमें 2। ठीक, चलिए दूसरा है जिसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसको हम कहेंगे अलैंगिक प्रजनन। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन में जीवाणुओं में अलैंगिक प्रजनन फिर से 2-3 विधि है, 3 विधि दी हुई है, इसको देखते हैं। पहला होता है जिसको कहते हैं बाय एंडोस्पोर। पहला होता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का नाम मैंने और भी लिया था जब मैं आपको स्टेनिंग पढ़ा रही थी, कल बताई थी स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग को हम लोग डिटेल से करेंगे, पर एक और टाइप स्टेनिंग होता है जिसको कहते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, एंडोस्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है, प्रतिकूल मतलब एडवर्स कंडीशन में जीवाणु कोशिका की अंतर वस्तु में सिकुड़कर मोटी भित्ति वाली एक संरचना बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहा जाता है। ठीक, इसका निर्माण बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया में ज्यादातर देखने को मिलेगा। बैसिलस भी एक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। इसमें एक जीवाणु कोशिका में एक एंडोस्पोर बनता है जो कोशिका के बीच या एक किनारे से स्थिर होता है।
प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका का जीव द्रव्य संकुचित होकर गोल हो जाता है, जिसके चारों ओर मोटी प्रतिरोधी भित्ति बन जाती है। और एंडोस्पोर गोल, अंडा या दीर्घवृत्ताकार किसी भी शेप का हो सकता है, जिसकी बाहरी भित्ति पतली व कोमल होती है, जो एक्सोस्पोरियम कहलाती है। ठीक है, उसके अंदर की जो भित्ति होती है वो अनेक छल्लेदार परत दिखाई देती है, जो कॉर्टेक्स कहलाती है। और इसके आपको लग क्या होगा, देखिए जैसे ये व्यक्ति क्या है, प्रतिकूल स्थिति आ गया, खाना पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है, गर्मी बढ़ गई, क्या होगा, जो ये इसका सेल वॉल है, इसके ऊपर मान लीजिए इस तरह से कैप्सूल है, इसके अंदर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो जनरली सेल वॉल के साथ इस तरह से चिपका हुआ होता है, वो क्या हो रहा है, सिकुड़ के, मतलब यहाँ से ये पूरी तरह से ऐसे हट के क्या बना लेगा, अंदर इस तरह से सिकुड़ के ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो है वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी, और ये एक लेयर की नहीं रहेगी, ये कम से कम ऐसे 2-3 लेयर की हो जाती है। तो इसी के सबसे बाहरी लेयर को एक्सोस्पोरियम कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सोस्पोरियम। ठीक है, तो जनरली ये 2-3 लेयर का बनता है। 2-3 लेयर बनने का रीजन ये है कि अब अगर मान लीजिए और भी आगे एडवर्स हुआ कंडीशन, ये पूरा सेल वॉल टूट गया, तो भी इस फॉर्म में बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहेगा। एक्सोस्पोरियम वाले फॉर्म में बहुत लंबे समय तक वो पड़ा रह सकता है, फिर से जब स्थिति सही आएगी तो फिर से वो क्या कर लेगा, पूरा एक बड़ा बैक्टीरिया बन जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर अनेक परतों का बना स्पोर कोट स्थित होता है, जिसके अंदर अनेक छल्लेदार परत दिखाई देती है, और अंदर की जो छल्ले हैं उनको कॉर्टेक्स कहा जाएगा। ठीक है, जीवाणुओं की विशेषता होती है कि कॉर्टेक्स स्तर कैल्शियम डाइपिकोलिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन के मिश्रण का बना होता है। तो इसकी जो अंदर की लेयर है, इसमें बहुत चीज मिलेगी, आपको कैल्शियम भी मिलेगा, ठीक है, डाइपिकोप्रोटीन भी मिलेगा, ठीक है, क्या बोले हैं, डाइपिकोलिक एसिड, डाइपिकोलिक एसिड, ठीक है, पिकोलिक एसिड, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा। और पेप्टाइडोग्लाइकन, मतलब जिसको उनका सेल वॉल बना रहता है, लगभग 2 ही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। पेप्टाइडोग्लाइकन किससे मिला था, कोशिका सेल वॉल में मिल रहा था, तो यहाँ पर इस वाले लेयर में भी पेप्टाइडोग्लाइकन देखने को मिलेगा। मतलब कि एक हिसाब से इतना टच हो गया है जैसे कि सेल वॉल होता है, तभी तो उनको प्रतिकूल स्थिति का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉर्टेक्स के भीतर कोशिका भित्ति स्थित होती है, जो कोशिका कला को चारों ओर से घेरे रहती है। कोशिका कला के अंदर एंडोप्लाज्म, राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं, मतलब उनका डीएनए, एंडोप्लाज्म, राइबोसोम सब इसके अंदर क्या हो गया, आ गया। इसके अंदर सेल वॉल टाइप का भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो सब चीज़ इसके अंदर, डीएनए आ गया, राइबोसोम वगैरह सब इसके अंदर क्या हो गया, पैक हो गया। ठीक, अनुकूल इस परिस्थिति में कोशिका भित्ति फट जाती है और एंडोस्पोर अंकुरण कर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो फिर से जब अच्छा कंडीशन आएगा, अनुकूल स्थिति आएगी, तो ये वाला जो बाहर का सेल वाला वो टूट जाएगा और ये एंडोस्पोर बाहर आ जाएगा, और बाहर आने पे क्या होगा, फिर से वो एक नया बैक्टीरिया बना लेगा। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, एक नया बैक्टीरिया बन गया, तो नया बन रहा है, इसलिए इसको भी रिप्रोडक्शन का एक टाइप माना जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट है जिसको रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं माना। ठीक है, दूसरा इसमें कंडीशन है बायसिस्ट। दूसरा क्या है, बायसिस्ट। ठीक, दूसरा कंडीशन है जिसको कहेंगे बायसिस्ट, या इसको हिंदी में बोलते हैं फूटी द्वारा। तो कभी कभी जीवाणु कोशिका आकार में छोटे होने लगती है तथा गोल हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मोटी भित्ति वाली गोलाकार संरचना बन जाती है, जो कि सिस्ट या फूटी कहलाती है। ये आपको ज़्यादातर एजोथोबैक्टर वाले बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, और अनुकूल परिस्थिति आने पे यही फूटी अंकुरण करके एक नई बढ़ती कोशिका का निर्माण करती है। जैसे ये बैक्टीरिया है ना, कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाएंगे, सब नहीं बना सकते, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होगा, जैसे इसको एडवर्स कंडीशन मिला तो ये अपने साइज को एकदम ऐसे छोटा करके गोल टाइप का संरचना बना लेगा। तो इसको क्या कहेंगे, सिस्ट। सिस्ट मतलब छोटी सी गोल संरचना। ठीक, मतलब इसने क्या कर लिया, अपने साइज को बहुत छोटा कर लिया, और उस कंडीशन पे वो एडवर्स कंडीशन में भी जीवित रह पाएगी। जैसे ही फिर अनुकूल परिस्थिति आएगी तो वो क्या करेगा, अंकुरण करके नया बढ़ती कोशिका बना लेगा। तीसरा इसमें दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तीसरा मेथड है, इसको कहेंगे बाइकोनिडिया। बाइकोनिडिया, कोनिडिया क्या होते हैं, देखिए कोनिडिया स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक जीवाणु में अलैंगिक प्रजनन कोनिडिया द्वारा होते हैं, जो साधारण कोनिडियोफोर पर लगे होते हैं।
अनुकूल परिस्थितियों में कोनिडिया अंकुरन करके जीवाणु तंतु बनाते हैं। कोनिडिया मतलब कोई भी जो बैक्टीरिया है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है तो इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से स्पोर बनते हैं। कोनिडिया ज़्यादातर हमको फंगस में देखने को मिलते हैं। फंगस इसी तरीके से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। जब ये मैच्योर होते हैं तो हर एक कोनिडिया ऐसा से करके अलग हो जाएगा और ये जहाँ पर भी जाएगा नया बैक्टीरिया बनाएगा। ये जहाँ जाएगा तो सब अलग अलग जो पूरी ऐसे कोनिडियोफोर लंबी चैन बनती है और हर एक कोनिडिया क्या करेगा, एक अलग बैक्टीरिया बना सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बाय एंडोस्पोर, बाय सीएस और बाय कोनिडिया। उसमें 2 इसमें 3। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिर से 3 तरीके होते हैं, इसको हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके होते हैं। पहला जो होता है, देखिए जीवाणुओं में अन्य पौधों की भांति लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता। जैसे पौधों में हमको क्या मिलेंगे, प्रजनन अंग अलग दिखते हैं। कौन सा होता है पौधों का प्रजनन अंग? फ्लावर। पौधों का प्रजनन अंग फ्लावर। फ्लावर। भाई फूल क्यों खिलता है? फूल सुंदर दिखने के लिए नहीं खिलता है, वो क्या है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो पौधों के अंदर अलग से एक स्ट्रक्चर बना है जिसमें वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इनमें पौधों की भांति अलग से प्रजनन अंग नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में इस विधि में अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है, इसलिए इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो सेक्सुअल का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से इनके पास ऑर्गन बनेगा या जिससे वो करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, कल भी मैंने बताया था, सिर्फ यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब जीन्स का आदान प्रदान होता है। इसलिए यहाँ पर इनका जीन या डीएनए इन्वॉल्व है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो इनमें अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए का स्थानांतरण होता है तथा विशेष प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको मीरोमिक्सिस कहते हैं। क्या करेंगे इसको, मीरोमिक्सिस। तो आपको पूछ सकता है मीरोमिक्सिस किससे पाया जाएगा, तो मीरोमिक्सिस बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको मीरोमिक्सिस कहते हैं। 3 तरह से ये होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। पहले भी पढ़ा होगा आपने, किसने पढ़ा है, किसने पढ़ा है, नहीं पढ़े हो? एक को बोलेंगे संयुग्मन, एक को बोलेंगे रूपांतरण और तीसरे को बोलेंगे पारगमन। पढ़े हो? संयुग्मन पढ़े। संयुग्मन पढ़े हो, बाकी को नहीं पढ़े? चलो हेडिंग डालो, पहला कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होगा देखिए। कॉन्जुगेशन 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। साइंटिस्ट का नाम पूछता है, साइंटिस्ट का नाम है लेडरबर्ग एंड टेटम। साइंटिस्ट का नाम है लेडरबर्ग एंड टेटम। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले देखा था। कब देखा था, 1946 में। 1946 जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि लड़ चुके थे, लड़ चुके थे 46 तक। क्या खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन। ठीक, चलिए तो इन्होंने किसमें देखा, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। देखो बहुत सारे काम सिर्फ किसमें हुए हैं, ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, बहुत सारी खोज उसी में हुई है। तो उसका भी अलग अलग स्ट्रेन होता है, सभी ई कोलाई एक तरह का नहीं रहता। तो इन्होंने जिसमें ढूंढा था वो था ई कोलाई का K12 स्ट्रेन। अलग अलग स्ट्रेन होता है बैक्टीरिया का, तो ई कोलाई का K12 स्ट्रेन में इन्होंने इसको किया था, ढूंढा था। ठीक है, किंतु इसका विस्तृत अध्ययन बॉलमैन और जैकब नाम के साइंटिस्ट ने 1956 में किया। इसका ये याद रखने की जरूरत नहीं, पहले बताया। ठीक, इस प्रक्रिया में देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, 2 विभिन्न विभेदों की जीवाणु कोशिकाएं परस्पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करती है। इसमें एक जीवाणु कोशिका से अनुवांशिक पदार्थ डीएनए विशेष संयुग्मन नलिका द्वारा दूसरे जीवाणु कोशिका में आ जाता है।
इस प्रकार संयुग्मन में आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जिस जीवाणु कोशिका से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए स्थानांतरित होता है उसे दाता जीवाणु कोशिका या नर कोशिका कहते हैं, और जिस जीवाणु कोशिका में ये प्रवेश करता है उसको ग्राही जीवाणु कोशिका अथवा मादा कोशिका कहते हैं। दान देने की क्षमता डोनर एबिलिटी और स्थानांतरी अथवा संयुग्मित प्लाज्मिड, जिसे उर्वरता प्लाज्मिड भी कहते हैं या सेक्स प्लाज्मिड भी कहते हैं, की उपस्थिति से निर्धारित होता है। स्वयं स्थानांतरी प्लाज्मिड ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव दो प्रकार के जीवाणुओं में पाए जाते हैं। देखो क्या क्या चीज हम लोग इसमें देखें। दो कॉन्जुगेशन कब होगा, जब दो बैक्टीरिया पास पास आएंगे। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक, दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल तो होगा कि नहीं होगा? अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो, अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो वो जिंदा ही नहीं है। भाई बिना डीएनए के कौन जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल तो सबको दिया भगवान ने, बराबर बांट दिया है? लेकिन इसके पास एक और चीज भी मिलता है बैक्टीरिया के पास, कल बताई थी, क्या था? एक्स्ट्रा पावर, प्लाज्मिड। इस बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा पावर है जिसको कह रहे हैं प्लाज्मिड, और जिस बैक्टीरिया के पास ये एक्स्ट्रा पावर होता है प्लाज्मिड, इसको कहते हैं, क्या कहेंगे? एफ प्लाज्मिड। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी। इसी को कहेंगे डोनर। डोनर मतलब देने वाला। इस वाले को, जिसके पास ये नहीं है बेचारा, इसको कहेंगे एफ माइनस। ठीक है, एफ माइनस बैक्टीरिया कहेंगे, या प्लाज्मिड भी लिख सकते हो, कोई बोलिए। इसको कहेंगे रिसिपिएंट। रिसिपिएंट ग्राही, लेने वाला, देने वाला, लेने वाला। और समझाने के लिए इसको मेल कहते हैं, मेल बैक्टीरिया। इसको क्या कहेंगे? फीमेल। पता नहीं ये किसने डिसाइड किया पर ऐसे ही बोला जाता है, इसलिए हमको ये आता है। ठीक, तो क्या हुआ? इसके पास क्या चीज है? इंपॉर्टेंट चीज, कल भी मैंने बताया था, प्लाज्मिड बहुत काम की चीज है इनके लिए। ठीक, तो जो इस केस में मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे? उसकी डोनर एबिलिटी है, उसको कहेंगे एफ प्लाज्मिड, मतलब कि फर्टिलिटी या उर्वरता प्लाज्मिड। सेक्स प्लाज्मिड भी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? एफ प्लाज्मिड के अलावा इसको सेक्स प्लाज्मिड भी कह रहे हैं, क्योंकि इसका सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, इस तरह से हम डिसाइड कर रहे हैं, इसको सेक्स प्लाज्मिड भी कहते हैं। इसके अलावा इसको ग्राम पॉजिटिव, लेकिन ग्राम पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं करो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इतना इसके लिए याद है। ठीक, उसके बाद क्या होगा देखिए, इसके बाद क्या होगा डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, इसको एफ फैक्टर भी कहा जाता है, एफ फैक्टर भी कहते हैं, एफ फैक्टर। ये सब किसको कह रहे हैं? जिसके पास ये वाला प्लाज्मिड है, जिसके पास ये वाला प्लाज्मिड। ठीक, चलिए अब क्या होगा, जब कॉन्जुगेशन होना रहता है तो इनके पास, बैक्टीरिया के पास जिस तरह से छोटे छोटे की स्ट्रक्चर होती है, जिसको कहते हैं पिल्लाई। तो क्या कहते हैं? पिल्लाई। जरूरी नहीं है सब बैक्टीरिया के पास हो, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। ठीक, तो ज्यादातर जो एफ पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके पास ये सेक्स पिल्लाई होता है ना, इसको सेक्स पिल्लाई भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास एफ प्लाज्मिड है, जिसके कारण ये एफ फैक्टर है, और इसकी पिल्लाई को सेक्स पिल्लाई भी कहते हैं। अब क्या होगा, जब इन दो बैक्टीरिया के बीच कॉन्जुगेशन होना है तो ये दोनों बैक्टीरिया आसपास आते हैं और इसकी पिल्लाई से ये इसको पकड़ता है, ऐसे देखो, ये बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ये इसका प्लाज्मिड, और ऐसे करके जो इसकी पिल्लाई है उसके द्वारा ये इसको ऐसे पकड़ता है, और दोनों के बीच में यहाँ पर ऐसे छेद होकर एक ट्यूब बनेगा, इसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, दोनों के बीच में बनता है, जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, है ना। बुक में उसको पाइलस लिखा गया है, पाइलस नहीं है, पाइल मतलब कि पिल्लाई का लिख दिया, लेकिन उसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाले में कॉन्जुगेशन ट्यूब भी लिखा है। ठीक है, आप कॉन्जुगेशन ट्यूब याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखिए, अगले स्टेप में क्या होगा, इसके अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है, इसका डीएनए हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया, ये यहाँ पर से दोनों के बीच में ऐसा ट्यूब बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये इसका डीएनए, ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है, इसमें एक जगह से छेद हो जाएगा, इसको कहते हैं निक फॉर्मेशन, निक, छेद होना।
ठीक है, निक फॉर्मेशन होगा और तुरंत इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। ऐसे डीएनए होता है ये भी, तो इसका रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन होने के साथ साथ एक जो स्ट्रैंड है वो आकर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अगले स्टेप में ये आपको कैसे दिखेगा, अगले स्टेप में ये आपको इस तरह से नजर आएगा, ये इसका डीएनए, ये इसका डीएनए, ठीक है, ये इसका प्लाज्मिड और एक इसका जो पूरा एक सर्कल है वो पास हो जाएगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच ट्रांसफर हो गया। उसके बाद ये जो ट्यूब है ये अपने आप हट जाएगी और अब देखो इसके पास इसका डीएनए, इसके पास इसका डीएनए, इसके पास इसका प्लाज्मिड है और अब इसके पास भी इसका क्या है, प्लाज्मिड। ठीक, तो क्या हुआ, ये जो F पॉजिटिव था वो अपने F प्लाज्मिड को दूसरे के पास ट्रांसफर करके क्या कर दिया, इसको भी F पॉजिटिव या F प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन, और इसीलिए किसमें आ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर आ रहा है। समझ आया? ठीक, देखो इसी में एक और टर्म है, इसी में एक और टर्म है, क्या होता है, ये स्पेशल पावर है प्लाज्मिड। जनरली ये मेन डीएनए से अलग ही होता है, लेकिन कई बार इसका जो प्रॉपर्टी है वो इसके साथ ही जुड़ जाता है, ऐसे करके ये यहाँ पे जुड़ गया, जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसका प्लाज्मिड या एफ फैक्टर मेन डीएनए के साथ जुड़ा रहता है उसको कहते हैं HFR, मतलब कि हाई फर्टिलिटी वाला, और ज़्यादा पावरफुल है। जब ये अलग था तब तो ये बैक्टीरिया, देखो इसके कंपैरिजन में ये बैक्टीरिया ज़्यादा पावरफुल है। प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के पास रहता है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्यों, क्योंकि इस प्लाज्मिड का जो जीन है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिससे वो बहुत सारे एंटीबायोटिक से बच सकता है। मतलब इस बैक्टीरिया के ऊपर ना बहुत सारी दवाइयों का असर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, आप बहुत सारी दवाइयाँ खाएंगे तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा, समझ रहे हैं, है ना, यहाँ पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें ये जो प्लाज्मिड है वो मेन डीएनए के साथ अगर जुड़ा रहता है तो उसको HFR कहते हैं, और प्रोसेस पूरा वही होगा। अगर HFR वाला भी होगा तो भी क्या होगा, इसका पूरा का पूरा कॉपी होगा, और कॉपी होने के बाद ऐसे ही ट्यूब बनेगा, पूरा का पूरा दूसरे के पास ही पहुंच जाएगा, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, तुरंत HFR में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हाई फर्टिलिटी, और ज़्यादा पावरफुल हो जा रहा है बैक्टीरिया। ये अभी बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक का असर अब नहीं हो रहा है, आप देखिएगा। इसलिए डॉक्टर, अगर आप अभी मान लीजिए किसी बीमारी के लिए जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो वो दूसरी दवाई देगा, फिर अगर आप 3 दिन ठीक नहीं हुए फिर जाओगे तो दूसरा टाइप का, फिर दूसरी कंपनी का दवाई लिख के देता है जिसमें थोड़े अलग केमिकल। तो क्या हो रहा है, एक बैक्टीरिया जो फर्टाइल था, मतलब जिसके पास एफ फैक्टर था, वो अपने आसपास के सारे बैक्टीरिया को भी क्या बनाते चाह रहा है, एफ फैक्टर उसको देते जा रहे हैं। मतलब कि सारे बैक्टीरिया क्या होते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं, बैक्टीरिया को भी अब मारना क्या होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है। जब हम आधे डोज की दवाई खा के रोकते हैं तब भी यही होता है। आधे डोज की समझ रहे, क्या समझ, आधे डोज की मतलब जैसे आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि 5 दिन खाना है, दूसरे दिन ठीक लगने लग गया, तीसरे दिन से हमने खाना बंद कर दिया, तो जो अधमरा हो चुका है अंदर बैक्टीरिया या जो भी आपके अंदर है, वायरस, फंजाई, अब अगर आपने डोज खाना बंद किया ना और थोड़ा सा वो अधमरा होगा, फिर वो अपने वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब जब आप वो बची हुई दवाई को खाओगे ना तो उस दवाई का असर उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस हो चुका है। फिर आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और वो थोड़ा हाई डोज या दूसरे टाइप का दवाई देगा, तब वो असर करेगा। इसलिए डोज को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी ठीक लगे, है ना। जो भी प्रिस्क्राइब रहता है कि आपको ये दवाई 3 दिन लेनी है या 5 दिन लेनी है, उसको हमको कंप्लीट करके ही छोड़ना चाहिए, नहीं तो अंदर ये वाला सब गड़बड़ी हो जाता है। बैक्टीरिया का एक वो चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, पूरा सबको एकदम हमको क्या बनाना है, हाई फर्टाइल बैक्टीरिया बनाना है, पूरे मनुष्य जाति को खत्म कर देते हैं। ऐसे ये लोग सोच के निकले हैं, इनके साथ कोरोना भी बढ़ गया है। ठीक, तो HFR क्या होता है, हाई फर्टिलिटी, है ना, अत्यंत जनन क्षमता युक्त नर कोशिकाएं। HFR को क्या बोलेंगे, अत्यंत जनन क्षमता युक्त नर कोशिकाएं, क्योंकि इनमें F कारक के साथ कोशिकीय गुणसूत्र के कुछ अंश भी पाए जाते हैं। इनको HFR नर कहा जाता है, और HFR की जनन क्षमता
सामान्य F प्लस दाता की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। जो नॉर्मल F पॉजिटिव है उसकी तुलना में जो HFR पॉजिटिव है इसकी तुलना 1000 गुना ज़्यादा है कॉन्जुगेशन करने की। वो ज़्यादा इसलिए क्या कर लेता है, कॉन्जुगेट करके दूसरी साइड को भी पॉजिटिव बना सकता है। जब दो HFR नर और F माइनस फीमेल कोशिकाएं आपस में संपर्क में आती हैं तो इन दोनों के मध्य संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है। इसके साथ ही HFR नर का गुणसूत्र F कारक के पास खुल जाता है एवं वह एक रुचि मतलब कि लीनियर स्ट्रक्चर बनाकर संरचना बन जाती है। ठीक, फिर संयुग्मन नलिका के निकट ही प्रतिकृति की क्रिया होती है, मतलब उनका रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, फिर नॉन एलिमेंट जो लीनियर रेखीय डीएनए धीरे धीरे दाता कोशिका से संयुग्मन नलिका से होते हुए F माइनस कोशिका में स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण प्रक्रिया उस समय तक जारी रहता है जब HFR एवं F माइनस जीवाणु कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से अपने आप में किसी अन्य कारण से अलग अलग नहीं हो जाते। ठीक, तो प्रकृति में संयुग्मन क्रिया बहुत धीरे धीरे एवं बहुत कम समय तक होती है, जिससे डीएनए का बहुत कम अंश भाग F कोशिका में स्थानांतरित हो पाता है। F माइनस में स्थानांतरित डीएनए F माइनस की कोशिकीय डीएनए से जुड़ जाता है और इस प्रकार F माइनस कोशिका में भी नए जीन्स का समावेश हो जाता है। ठीक है, समझ आया क्या क्या हुआ? मतलब क्या होगा, नेचुरली अगर देखेंगे तो ये प्रोसेस बहुत धीरे होता है, तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा पास हो, है ना। कई बार हो सकता है कि जो प्लाज्मिड है ये ऐसे सर्कुलर होके जा रहा है, उसका थोड़ा सा ही पोर्शन गया हो और दोनों बैक्टीरिया अलग अलग हो जाए। तो जरूरी नहीं है हर बार पूरा जाए, कई बार बहुत थोड़ा सा पोर्शन जाता है, कई बार थोड़ा ज़्यादा जाता है। अलग अलग ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर जीन्स का आदान प्रदान हो रहा है इसलिए तो क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा पढ़े कि जाना है? जल्दी बताओ। चलिए दूसरा है हेडिनरी ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लास्ट में पढ़ेंगे। दूसरे को लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी में क्या, रूपांतरण। ठीक, तो इसमें क्या होता है देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रिफिथ। 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रिफिथ पूछता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया था? ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1928 में। किसके ऊपर काम किया? चूहों के ऊपर। बेचारे चूहे, बहुत सारे चूहे मरे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक ग्रिफिथ ने 1928 में चूहों में निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु जिसका नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो अब न्यूमोकोकस न्यूमोनी के नाम से जाने जाते हैं, उनमें रूपांतरण की खोज की। ये कौन से बैक्टीरिया थे? इनको अब कहा जाता है, क्या कहेंगे, न्यूमोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में इसको ढूंढा है। ठीक है, अलग ही स्पेलिंग है, न्यूमोकोकस, PNEU, न्यूमोकोकस न्यूमोनी। फोकस मतलब कौन सा शेप? गोल शेप। गोल शेप, तो पढ़े थे ना, फोकस। और बैसिलस मतलब छड़ वाला, रॉड वाला। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया थे डिप्लोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस निमोनी, ये क्या करते थे? चूहों में निमोनिया का रोग करते हैं। निमोनी वाले बैक्टीरिया ही इंसानों में भी निमोनिया करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसको ढूंढा। बाद में और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी, इन लोगों ने इसका विस्तृत अध्ययन किया 1944 में। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक जीवाणु का स्वतंत्र डीएनए दूसरे जीवाणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। एक लाइन में अगर इस मेथड का चीज तो देखिए, सार देखें तो क्या होगा, एक जीवाणु का स्वतंत्र डीएनए दूसरे जीवाणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जिससे एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं यहाँ पर,
2 स्ट्रेन लिया गया है बैक्टीरिया का, ठीक है। देखिए उन्होंने बताया कि चूहों में निमोनिया पैदा करने वाले जीवाणु के, ये जो हम जीवाणु का नाम लिखे हैं, इसके 2 विभेद या 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक को कहते हैं T3 और एक को कहते हैं T2। ये जो बैक्टीरिया है इसके 2 रूप पाए जाते हैं, एक को कहते हैं T3 और दूसरे को क्या कहते हैं T2। तो जो T3 वाला है वो होता है संपुटिका युक्त और कैप्सूल युक्त और वायरुलेंट। तो क्या मतलब वो थोड़े से संपुटिका, क्या था संपुटिका, क्या था कैप्सूल, हाँ संपुटिका युक्त मतलब कि T3 कैसा है, कैप्सुलेटेड है। इस बैक्टीरिया के चारों ओर क्या है, कैप्सूल है। कल देखे थे ना, ये मान लीजिए बैक्टीरिया और गोलचर का, उसके चारों ओर कैसा है, ऐसा कैप्सूल है। क्योंकि इनके पास कैप्सूल है, कैप्सूल बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है, अच्छा होता है, क्योंकि इसको बहुत सारे एंटीबायोटिक से बचाता है। तो जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है वो कैसा होगा, वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब जो बीमारी कर सकता है, वायरुलेंट मतलब जो बीमारी कर सकता है, ठीक है। वही जो T2 वाला था, T2 स्ट्रेन है, ये कैसा है, ये नॉन कैप्सुलेटेड है, इसके पास कैप्सूल नहीं है, और ये कैसा होगा फिर एवायरुलेटेड, मतलब कि ये बीमारी नहीं कर सकता। 2 टाइप का इन्होंने स्ट्रेन को देखा, ठीक। फिर क्या हुआ देखिए, ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों में देखा कि जब T2 प्रकार अथवा T2 विभेद है ना, जो कि नॉन वायरुलेंट है वाले जीवाणुओं को चूहों के अंदर प्रवेश कराया जाता है, तो चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता, तो चूहे जीवित रहते हैं। अब देखो इसके स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि T2 वाले के पास ये बैक्टीरिया होते हैं, इसके पास कोई कैप्सूल नहीं है। तो अगर आप इस T2 वाले बैक्टीरिया को इस तरह से चूहे के ऊपर डालोगे, जो भी बनाते बचपन में ऐसे चूहा तो बनाते थे, तुम लोग बनाए थे नहीं? एक एम नाम का चूहा था, ऐसा बनाते थे, जो भी चूहा नहीं बनाना है, वहाँ पे लिख देना है चूहा। चूहा में ऐसे क्या करते हैं, दो सब एक्सपेरिमेंट करते इजीली मिल जाता है। प्रजनन क्षमता हाई होती है, एक साथ कितने बच्चे, चूहे का बच्चा देखियो कभी, वाइट कलर का एक साथ बहुत सारे देता है, 6-7 तो मिल ही जाएगा। जल्दी प्रजनन करता है, बहुत सारे अमाउंट में आपको देगा। चूहों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर भी है, इसलिए इस पर एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो हाँ इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या हुआ जब उन्होंने इस T2 वाले से, देखो बैक्टीरिया वही है, कौन है न्यूमोकोकस निमोनिया, बैक्टीरिया वही है, उसके 2 स्ट्रेन हैं। जब T2 वाले को चूहे के ऊपर डाला तो चूहे के ऊपर कोई असर नहीं रहा, ये कैसा रहा, लिविंग, जिंदा रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरे चूहे में जब उन्होंने T3 को डाला तो चूहा क्या हो गया, मर गया। इससे पहले ये पता चला कि T3 स्ट्रेन क्या है, वायरुलेंट है, मतलब ये निमोनिया बीमारी कर रहा है चूहों में। पहले उन्होंने इस चीज को अपने उसमें देखा, ठीक। दूसरे प्रयोग में उन्होंने देखा कि जब T3 प्रकार को वाले को जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराया जाता है तो चूहों में निमोनिया रोग हो जाता है और चूहे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर उन्होंने, अब ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट हो गया, तुम लोग भी कर लोगे घर में, कर लो। एक चूहे को इंजेक्शन लगाओ, T2 वाला नहीं मरा, दूसरे चूहा पकड़ के इंजेक्शन लगाओ, T3 वाला तो नहीं मरा। कॉमन मैन ये कर सकता है। अब साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया वो देखो, क्यों हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, जब T3 प्रकार के जीवाणुओं को, T3 मतलब कौन है, वायरुलेंट है कि एवायरुलेंट है, वायरुलेंट, जिसके द्वारा बीमारी हो रही है। तो जब T3 प्रकार के जीवाणुओं को ताप द्वारा मारकर चूहों में प्रवेश कराया जाता है तो चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता, चूहे क्या हो जाते हैं, जीवित रहते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। 3-4 एक्सपेरिमेंट कर लिए हमने, ठीक है। क्या क्या कर लिया बताओ। वो छोड़ना इतना आसान थोड़ी होता है, चूहे भी पकड़ने पड़ते हैं। T3 वाले को जब चूहे में डाले, ठीक है, चूहे में डाले तो क्या हो गया, डेड हो गई, चूहा मर गया। T2 वाले को जब फिर चूहे में डाले तो चूहा कैसा था, लिविंग था, जिंदा था, यही है ना। T3 था ना वायरुलेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किए, पहला एक्सपेरिमेंट दूसरा, तीसरे में क्या किए, T3 को गर्म किया बहुत ज्यादा, मतलब इस बैक्टीरिया को
कीट किल्ड किया, उसके बाद जब इसको चूहे में डाले तो चूहा कैसे रहा? जिंदा रहा। इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? क्या हो रहा है? उसका कैप्सूल कीट किल्ड मतलब चूहों में निमोनिया रोग नहीं रहा और वो जिंदा है, ठीक है? मतलब बैक्टीरिया क्या हुआ है? गर्म करने पे मर गया। चौथे प्रयोग में क्या किया उन्होंने? जब T3 प्रकार के जीवाणु एवं T2 प्रकार के जीवाणु जीवित जीवाणु को चूहों में प्रवेश कराया गया तो चूहों में निमोनिया रोग हो जाता है और चूहे मर जाते हैं, ठीक है? मृत चूहों के शरीर की जांच करने पर उसमें T2 और T3 प्रकार वाले जीवाणु प्राप्त हुए, दोनों। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? देखो, चौथे एक्सपेरिमेंट में फिर से इन्होंने T3 का कैसा बना लिया? कीट किल्ड, ऐसे जीवाणु जिसको उन्होंने मार दिया है, प्लस इसके साथ किसको मिक्स किया? T2 वाले को। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलना चाहिए था? अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो क्या रिजल्ट मिलना चाहिए था? T2 तो बीमारी करता ही नहीं है, नहीं करता है ना T2, और T3 जो है वो हीट किल्ड कंडीशन में है, मरे हुए कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में चूहे को बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सरप्राइजिंगली उनको क्या मिला कि यहाँ पर भी चूहों को बीमारी हुई और वो क्या हो गया? मर गया। ऐसा कैसे हुआ होगा? ऐसा कैसे हुआ होगा? ठीक है, तो जब उनको ये रिजल्ट मिला तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। इसका निष्कर्ष सुनिए, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि T2 प्रकार वाले जीवाणु, T2 मतलब जो बीमारी नहीं कर रहे हैं, T2 प्रकार वाले जीवाणु मृत T2 प्रकार वाले जीवाणु से मृत T3 प्रकार वाले जीवाणु से आनुवांशिक पदार्थ अवशोषित करके कैप्सूल युक्त एवं वायोलेंट जीवाणु का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि चूहों में निमोनिया रोग हो जाता है और चूहे मर जाते हैं। मतलब आपने क्या कर दिया है? एक जो इस तरह से ट्यूब है, ठीक है, एक जो ट्यूब है यहाँ पर T3 को भी डाल दिया है, T2 को भी डाल दिया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो T3 जो मरा हुआ जो जीवाणु है उसका जो DNA है वो भी इसके अंदर क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। मतलब क्या हो रहा है? DNA का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ, और क्योंकि इनके जीन्स में वो था कि बीमारी करना है, तो जब ये यहाँ से इसमें ट्रांसफर हुआ, अब ये जो जीवित बैक्टीरिया है ये भी क्या कर सकते हैं? चूहों को निमोनिया रोग कर सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने अपने निष्कर्ष में निकाला, ठीक है। यहाँ पर उसका अच्छे से डायग्राम भी बना हुआ है, चार उसमें चूहे भी बने हुए हैं। आप चाहो तो अपने एग्जाम में इसको बना सकते हो। देखो 4 एक्सपेरिमेंट है ना। पहले वाले में T2 डाला, देखो पहले वाले में T2 डाला, चूहा जिंदा है, दिख रहा है जिंदा। कैसे देखेंगे जिंदा है कि मर गया है? मरा मतलब उल्टा, मर के उल्टा हो जाता है ना चूहा। और कैसे दिखाओगे पेपर के ऊपर? सांस लेता ऊपर ही दिखा सकते दिखा सकते हैं। चूहे को जिंदा या मरा वो कैसे दिखाएंगे? क्यों हिमांशु नहीं पा रही है? जिंदा कैसे दिखा रहे हैं? जिंदा मतलब सीधा खड़ा है, मर गया मतलब बेचारा उल्टा पड़ा है। T3 से मर गया, T3 किल्ड वाले से हीट किल्ड। देखो यहाँ पे नीचे मोमबत्ती दिख रही है, मतलब उसको गर्म करके बैक्टीरिया को मार दिया गया, तो हीट किल्ड करने से चूहा जिंदा है। चौथे में 2 अलग अलग ट्यूब लिए, एक में क्या है T2 बैक्टीरिया और एक में T3 हीट किल्ड, दोनों को आपस में मिलाए, मिलाने के बाद जब चूहों के ऊपर डाले तो चूहे कैसे हो गए? मर गए। तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं इस प्रकार को? कुछ समय पश्चात, उसके बाद देखिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? इतना करने के बाद ग्रिफिथ जो है आगे नहीं करता है। हालांकि ग्रिफिथ स्थानांतरित होने वाले पदार्थों को पहचानने में असमर्थ है। उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया पर वो लास्ट तक नहीं, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि क्या हो रहा था, ठीक है। वो यहीं तक बता पाए, वो असमर्थ थे कि क्या चीज ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद ये जो साइंटिस्ट थे एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टर, उन्होंने रोग न उत्पन्न करने वाले T2 प्रकार का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन किया, और इस संवर्धन माध्यम में T3 प्रकार के जीवाणु का केवल DNA डाला। कुछ समय पश्चात जब संवर्धन माध्यम का परीक्षण किया तो उसमें T2 प्रकार और साथ में T3 प्रकार के जीवाणु भी पाए गए। इस प्रकार T3 और T2 प्रकार के जीवाणुओं द्वारा अवशोषित किया गया, मतलब T3 का DNA किसने ले लिया? T2 ने ले लिया, और इसी प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण
कहा गया। देखो नाम से समझ आ रहा है रूपांतरण मतलब T2 वाले का रूपांतरण किसमें हो गया, T3 वाले में। किस वजह से, उनके डीएनए की वजह से। ठीक है, और ये जो विधि है रूपांतरण की विधि, ये आपको न्यूमोकोकस न्यूमेनाई, बैसिलस, हेमोफिलस, सुडोमोनास, बहुत सारे जीवाणुओं की विभेदों में, मतलब बहुत सारे स्ट्रेन्स में हमको देखने को मिलता है। ठीक, समझ आया? Yes, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन समझ आया? चलो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।